अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हमने वर्ल्ड मैप करना है, क्योंकि इसको मैंने क्यों चूज़ किया स्टार्ट में, उसकी रीज़न ये है, आप चाहे कंपैरेटिव एग्ज़ाम, चाहे सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस की कर रहे हैं, आप एफपीएससी बीपीएससी किसी भी कमीशन की एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये एक बेसिक चीज़ है। चाहे आपका पेपर है, चाहे आपने इंटरव्यू क्लियर करना है, सो ये बेसिक चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पेपर्स के अंदर ना एक ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी से, यानी कि इस पोर्शन से होते हैं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम आपके वो तमाम पोर्शंस और वो जीके के वो तमाम क्वेश्चन जो वर्ल्ड जियोग्राफी से आपके पेपर में आ सकते हैं, उनको इन 2-3 वीडियोस के अंदर कवर कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, दैट इज़ दी वर्ल्ड मैप, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड मैप को करने का पहली चीज़ आपने एक याद रखनी है, 2 बातों का आपने याद रखना है। फर्स्ट थिंग कि जी वर्ल्ड क्या है, दुनिया क्या है, गोल है। अक्सर आपने सुना होगा कि जी दुनिया गोल है, या कहा जाता है ओवल शेप में है, ठीक हो गया। अब इसको करने के लिए ना हम क्या करेंगे, हम कह देंगे जी हम अपने इस मैप को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। एक हिस्सा आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये ओशंस पर मुश्तमिल है, ठीक हो गया। यानी कि वो हिस्सा जो पानी पे मुश्तमिल है, ओशंस है यहाँ पे सॉरी। और सेकंड पार्ट जो है ना, उसमें आपको नज़र आ रहा है जी लैंड मास। यहाँ पे लैंड मास नज़र आ रहा है, यानी कि ज़मीनी हिस्सा, ज़मीन जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक हो गया। हमने कहा जी दुनिया गोल है, फिर हमने कहा कि अगर हम दुनिया को डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, पहला पार्ट हमने कह दिया जी है पानी पे मुश्तमिल, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है वो है जी लैंड मास पे मुश्तमिल, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 इसको स्टडी करेंगे। पहले हम करते हैं जी हाँ, एक वो और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो आपका मैप है, इसके अंदर वो पोर्शन जो कि ओशंस ने कवर किया हुआ है, इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और वो पोर्शन जो लैंड मास पर मुश्तमिल है, उसका सरफेस एरिया कम है। यस, यू आर राइट। यहाँ देखें जी, ये स्लाइड आपको शो कर रही है कि 71% लैंड जो है वो वर्ल्ड की कवर की हुई है वाटर ने, यानी कि ओशंस पर मुश्तमिल है। 71% जो है वो पानी पे मुश्तमिल है, और सिर्फ 29% जो है आपका वो लैंड मास, यानी कि ज़मीन पर मुश्तमिल है। ये एक फिगर है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इस फिगर को भी देख लें, ये भी आपने याद करना है, ठीक है। इसमें वैसे कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। 71% वाटर पर मुश्तमिल है और 29% जो है वो आपका लैंड मास है। अच्छा जी, अब हम जो है ना, जो हमारा मेजर पोर्शन है और शॉर्ट भी है, जल्दी से कवर हो जाएगा, वो है जी ओशंस। हम उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसको स्टडी करने के लिए क्या किया गया कि हमने ये जो वाटर वाला पोर्शन था, इसको हमने कहा जी ये ओशंस है, ओशंस पर मुश्तमिल है, और हम इन ओशंस को इनकी लोकेशन की बेस पर हमने इनको नाम दे दिया डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये पैसिफिक ओशन है, 5 आपको हमने 5 ओशंस में डिवाइड कर दिया पानी वाले हिस्से को। पहला हमारा पैसिफिक है, दूसरा हमारा अटलांटिक है, ये जो आपको एस शेप में नज़र आ रहा है, ये नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है। तीसरा हमारा इंडियन ओशन है, फोर्थ है जी सदर्न ओशन, और फिफ्थ है आपका आर्कटिक ओशन जो कि नॉर्थ वाली साइड पर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो 2 ओशंस हैं जी पैसिफिक, एक तो ईस्ट में है और एक वेस्ट में है। सो मैंने आपसे कहा था आगे जाके मैं आपको बताऊँगी, याद रखिएगा कि दुनिया क्या है, गोल है। आप ये समझें कि ये जो आपके सामने पिक्चर है ना, समझे ये एक आपकी आपने अपने नोटबुक पे ये मैप ड्रॉ किया था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी आइडिया है कि दुनिया क्या है, गोल है। सो अगर आप इस जो आपका पेज है, इसको पैसिफिक साइड, जो ईस्ट वाली साइड है और वेस्ट वाली साइड है, इन दोनों को बैक से जाके अगर मिला दें, जैसे आप अपने हाथ मिलाते हैं इस तरह से दोनों पेजेस को बैक पे जाके मिला दें, तो ये एक ही ओशन होगा, ठीक है। ये अब सबसे बड़ा ओशन है, ये आपको समझ आ गया ना कि किस तरह से ये एक ही ओशन है, ये 2 नहीं है। पैसिफिक आपका सबसे बड़ा हो गया। अब हम इसके बारे में मज़ीद जो है वो देखते हैं क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। एक जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ना, वो ये है जी लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। सो वो आपने देख लिया, दैट इज़ द पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट ओशन है। सेकंड लार्जेस्ट ओशन जो है अटलांटिक, जो कि नॉर्थ से लेके एस शेप बना रहा है, नॉर्थ से लेके साउथ तक आ रहा है। फिर थर्ड जो है आपका इंडियन है, और सबसे छोटा आर्कटिक है। अच्छा, इसको याद करने का ना एक तरीका ये भी है, आप रट्टा ना लगाएं, आप ये समझें कि हर फैमिली के अंदर ना एक बड़ा भाई होता है, ठीक है।
ये जो पैसिफिक ओशन है ना, ये आपका बड़ा भाई है। इसने क्या किया हुआ है, इसने पूरी लैंड को सपोर्ट किया हुआ है। किस तरह से? ईस्ट साइड से भी, वेस्ट साइड से भी, बैक साइड से भी। इसने पूरी लैंड को ना सपोर्ट किया हुआ है, पूरी दुनिया को सपोर्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ा है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको पता है बड़े बेटे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। और जो आर्कटिक है ना, ये सबसे छोटा बच्चा है जी घर का, सबसे छोटा बेटा है। इसके ऊपर ऐसा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। इसने अपनी नौकरी ली, अपनी फैमिली ली और ये साइड पर चला गया, नॉर्थ में जाके शिफ्ट हो गया। बस आप इस तरह से इसको याद कर लें। मेजर आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट कौन सा है जी, पैसिफिक, ये सपोर्ट कर रहा है। और ये कोस्टल लाइन भी ज़्यादा बना रहा है। किस तरह से ज़्यादा बना रहा है? इसके इस साइड पर नॉर्थ को भी कवर कर रहा है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर से एशिया, फिर ओशिनिया, इन सब के साथ ये कोस्टल लाइन जो है वो शेयर करता है, बनाता है बॉर्डर को। देन आपका स्मॉलेस्ट जो है वो आर्कटिक है। चलें अब हम ना इसकी डिटेल थोड़ी सी करते हैं। नेक्स्ट आ जाएं जी। ये मैंने आपके लिए ना कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट किया है, जो मेजर आपको ओशन से रेलिवेंट क्वेश्चन अगर आ सकता है तो वो इसी डाटा से आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें 4-5 चीज़ें हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सारे आपने याद नहीं करने। इसमें से सिर्फ 2 चीज़ें आपने याद करनी हैं। पहली चीज़ आप देखेंगे, जो पैसिफिक ओशन है वो कितने % ऑफ द वर्ल्ड ओशंस को कवर करता है। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल आपके ओशंस 5 हैं, ठीक है। पैसिफिक सबसे बड़ा है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, बैक साइड पर भी सारा आ जाता है। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट ओशन। इसका सरफेस एरिया आप देख लें, इसको बेशक याद ना करें, इस पर क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन होता है जी परसेंटेज पर, कितनी % कवर कर रहा है। तो ये आपने फिगर याद करना है, 46.6%, यानी कि 5 ओशंस में से हाफ एरिया तो पैसिफिक ही ले जाता है और बाकी हाफ जो है वो बाकी 4 ओशंस में डिवाइड होता है, ठीक है। वो एरिया कवर करते हैं। एक और चीज़ इसमें आपने याद करनी है, दैट इज़ दी कोस्टल लाइन। मैंने आपको बताया कोस्टल लाइन सबसे बड़ी किसकी होगी, डेफिनेटली जो सबसे बड़ा जो है ओशन है उसकी पैसिफिक, मैंने आपको बताया 4 कॉन्टिनेंट्स के साथ बन रही है। ये जब मैं आपको कॉन्टिनेंट्स कराऊंगी वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा। अच्छा, इस तरह से आपने पैसिफिक की देख लिया, कितने % ऑफ द वर्ल्ड ओशन को ये कवर कर रहा है जी, 46% इसके अंडर है। अटलांटिक कितना एरिया ले रहा है, 34.6% अटलांटिक ले रहा है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, एस शेप में है, नॉर्थ से साउथ तक आता है। फिर इंडियन ओशन जो है वो 15.6% ले रहा है। देन आपका नेक्स्ट है जी सदर्न ओशन, जो कि 8.0 ले रहा है, और आर्कटिक ओशन 4.6 है। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 4.6 है, 46 नहीं 4.6। गॉट इट। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी, जो मेजर चीज़ आपकी करने वाली है दैट इज़ दी ओशंस की डेप्थ, डीपेस्ट पॉइंट। ये हम यहाँ से नहीं, ये हम यहाँ से करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट, आपको पता चल गया, इस पे क्वेश्चन भी आता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ पैसिफिक ओशन क्या है, दैट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जी चैलेंजर डीप मैरियाना ट्रेंच। ये आपने याद करना है। मतलब ओशंस में जस्ट 2 चीज़ें, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, फिर उसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, चैलेंजर डीप मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है जी पैसिफिक ओशन का, और ये है कितना, 10,948 मीटर। ये फिगर आपने याद करना है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट मज़े की चीज़ ये आपको बताऊं, जो माउंट एवरेस्ट है, यानी कि दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट जो है माउंट एवरेस्ट, जो कि एशिया के अंदर है, उसकी जो लेंथ है वो है जी 8,848 मीटर। लेकिन ये जो पैसिफिक ओशन है इसकी डेप्थ उससे भी ज़्यादा है, ये 10,984 मीटर है। बस यार जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अटलांटिक, इसका डीपेस्ट पॉइंट आपने देख लेना है, दैट इज़ दी पुर्टो रिको ट्रेंच है, 8,376 मीटर। फिर आप फिगर्स याद कर लेंगे। देन जी इंडियन ओशन है, इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, सुंदरा ट्रेंच 7,290 मीटर। सदर्न ओशन का साउथ सैंडविच ट्रेंच, ये सिंपल है, इसको कोई रॉकेट साइंस इसमें यूज़ नहीं करनी, कोई ट्रिक यूज़ नहीं करनी। सदर्न ओशन का साउथ सैंडविच यानी कि डबल एस, साउथ वाले ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसमें डबल एस है, साउथ सैंडविच ट्रेंच, ठीक हो गया। और ये फिर लास्ट जो है मूली हॉल, ये जी आर्कटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है 5,590 मीटर्स पर। अगर वहाँ क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से आप कर लेंगे, ठीक हो गया। इसकी अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, हमने ये देख लिया लार्जेस्ट ओशन एरिया के बेस पे लार्जेस्ट कौन था, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, इस तरह से करके हमने ये कैटेगरी बना ली। अब नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी कॉन्टिनेंट्स, वन बाय वन हमने ये तमाम कॉन्टिनेंट्स कर लेने हैं।
अच्छा जी, सबसे पहला कॉन्टिनेंट जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी कि अब हम दूसरा हिस्सा मैप की तरफ चल पड़े हैं जो ज़मीन पर मुश्तमिल है, लैंड मास पर। उसमें सबसे बड़ा आपको ये नज़र आ रहा है जी नंबर 1 जिस पे लिखा है एरिया में, ये नंबर 1 है। ठीक हो गया। इसका नाम है जी एशिया। ये एशियन कॉन्टिनेंट है जो कि लार्जेस्ट है बाय एरिया। सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करता है वो एशियन कॉन्टिनेंट करता है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि चाहे पॉपुलेशन हो चाहे एरिया हो, एशिया नंबर 1 पर है। इसी तरह से अफ्रीका इसके साथ ही है, नीचे कनेक्शन इसका इसके साथ बन रहा है। अफ्रीका भी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन, यानी कि इन दोनों में कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं होगी। नंबर 1 पे एशिया है पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी, नंबर 2 में अफ्रीका है पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी। फिर उसके बाद अब आगे चलेंगे, एरिया में थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जी, ये आपको नज़र आ रहा है नॉर्थ अमेरिका, 4th पे साउथ अमेरिका, देन 5th पे एंटार्क्टिका। यहाँ पर लोग नहीं रहते, कोई पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सारा जो एंटार्क्टिक है ये आइस कवर्ड है, ठीक है, रिसर्च वगैरह के लिए यहाँ पे जाया जाता है, उसके अलावा नहीं। 6th जो है आपका कॉन्टिनेंट दैट इज़ द यूरोप। यूरोप जो है वो 6 नंबर पे है बाय एरिया, और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। अब इनको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपके लिए निकाला हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं हम जी बाय एरिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, सबसे बड़ा है जी एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब हमने इसके अंदर याद क्या चीज़ करनी है, हमने देखना है एशिया कितना एरिया कवर करता है जी, 30% लैंड, यानी कि टोटल लैंड का, अगर टोटल लैंड को हम 100 में डिवाइड करें तो उस 100 का 30% तो एशिया ही कवर करता है, और ये तकरीबन 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बन जाता है। आपने परसेंटेज में कर लेना है। 30% कवर कर लिया जी एशिया ने, यानी कि सबसे बड़ा। उसके बाद उससे कम अफ्रीका, 20% ऑफ द लैंड जो है पूरी दुनिया की वो कौन कवर कर रहा है, अफ्रीका, जो कि 20% है। फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अच्छा, पहले दो मैंने आपको बता दिया, आपने कैसे याद करने हैं। एशिया और अफ्रीका, यानी कि एशिया पहले नंबर पे है पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी। उसके बाद एरिया की अगर बात करें तो एशिया और अफ्रीका के बाद आपने कर लेना है जी नासा। नासा अपने माइंड में रखना है, नासा सबको पता होगा। नासा मीन्स नॉर्थ अमेरिका, NA, साउथ अमेरिका SA, ठीक है। ये नासा आपने याद रखना है। एरिया में जो दूसरे नंबर पे आ रही है वो है जी नासा, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कवर कर रहा है 16.3% एंड साउथ अमेरिका कवर करता है जी 11.9%। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 5th नंबर पर आपका एंटार्कटिका है, जो साउथ में है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आप भूल गए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 5th नंबर पर आपका एंटार्कटिका है। अच्छा, ये कितना कवर करता है, ऑलमोस्ट 10 कर लें, 10% यहाँ आ रहा है, 9.5% है एग्जैक्ट। और अगर पॉपुलेशन की बात आएगी तो एंटार्कटिका 7th नंबर पर आएगा। उसके बाद एरिया में कौन सा इसके बाद आता है, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड जी यूरोप है, और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप 6.7% को कवर करता है, ऑस्ट्रेलिया 5.2% को कवर करता है। नाउ इफ़ यू वांट, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए मैंने बनाया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया। बाय एरिया हमने इनको डिवाइड कर लिया जी। एशिया अफ्रीका पहले नंबर पे है, एशिया पहले नंबर पे, दूसरा अफ्रीका, फिर उसके बाद नासा है, नासा के बाद AE आपने कर लेना है। नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स दी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब हमने देखना है जी पॉपुलेशन की बेस पर। सब ये पूछा जा सकता है समटाइम, मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है जी, लीस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट कौन सा है दुनिया का, ठीक हो गया। इसमें ये देखें, अच्छा ये जो डाटा है ना, ये 2026 के डाटा के अकॉर्डिंग है, यानी कि मई के मंथ में ही अभी मैंने इसको गैदर किया, कलेक्ट किया है। सबसे पहले आ जाएगा, पहले तो आप ये देखें ना, दुनिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है। दुनिया की आपकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 8.4 to 9.5 बिलियन तक की दुनिया की आपकी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन का 60% यानी कि 50% से भी ज़्यादा कहाँ एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको बताया था, याद करें। एरिया और पॉपुलेशन दोनों में सबसे बड़ा एशिया है, यानी कि 4.9 बिलियन तक की जो पॉपुलेशन है वो आपकी एशिया में रहती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में है, दुनिया का 60%। उसके बाद अफ्रीका में 1.58 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीका में रहती है।
दुनिया की, यानी कि इसमें परसेंटेज कितनी आ जाती है यहाँ से देखें, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। 19% जो है पॉपुलेशन आपकी अफ्रीका के अंदर एग्जिस्ट करती है। अच्छा, यही दो मोस्ट पॉपुलस हैं, एशिया और अफ्रीका। एशिया में 60% है 4.9 बिलियन के साथ, और अफ्रीका में 1.58 बिलियन के साथ 19% पॉपुलेशन रहती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ना थोड़ा सा चेंज होगा। जब हमने एरिया किया था तो 3rd नंबर पे नासा आ गया था, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहाँ पर 3रे नंबर पे ना यूरोप आ जाएगा। उसकी रीज़न कि यूरोप आपको पता है मोस्ट डेवलप्ड है। सो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि वो ज़्यादा डेवलप्ड है। वहाँ पर इस तरह की लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पहले वहाँ पे थी, तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है आपकी वो ज़्यादा है। 7.43 मिलियन की पॉपुलेशन आपकी यूरोप में है, यानी कि यूरोप पॉपुलेशन में 3रे नंबर पर आ रहा है। अदरवाइज़ एरिया में नासा आता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 3रे 4थे नंबर पे, यूरोप पॉपुलेशन में 3रे नंबर पे आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि 9% की जो पॉपुलेशन है आपकी वो यूरोप में रहती है, एग्जिस्ट करती है। उसके बाद नासा अगेन आ गया जी 4थे-5वें नंबर पे, चाहे एरिया हो चाहे पॉपुलेशन हो। एरिया में नासा 3रे 4थे नंबर पे आ रहा है, और पॉपुलेशन में नासा 4थे और 5वें नंबर पे आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन 621 मिलियन है, दैट इज़ दी 7.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। एंड साउथ अमेरिका में दुनिया की 5.3% पॉपुलेशन जो है वो रहती है, यानी कि 440 मिलियन। ये फिगर आपने याद करने हैं। अच्छा, याद पता कैसे करने हैं, ये नहीं रट्टे नहीं लगाने आपने क्या करना है कि इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल लें, नहीं कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा स्टिकी नोट लेके उसके ऊपर ये सारे फैक्ट्स लिख के अपने रूम में लगा लें। ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी आपने ये काम कैसे करना है। अभी हम इसको जल्दी से कवर करते हैं। लास्ट में है जी आपका ओशिनिया, जिसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है या ओशिनिया भी कहा जाता है। सबसे कम सिर्फ और सिर्फ 47 मिलियन, ये तो आपको याद होना चाहिए, 100 भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 47 मिलियन की पॉपुलेशन जो है वो ओशिनिया के अंदर रहती है, यानी कि 0.6%। और अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा कौन सा है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा या सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। डन हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमने 1 बाय 1 तमाम कॉन्टिनेंट्स को करना है। हम स्टार्ट करते हैं जी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट से, दैट इज़ एशिया। अब अक्सर ना मैं आपको बताती हूँ हम ये अब कॉन्टिनेंट्स डिटेल में क्यों करने लगे हैं, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया कौन सा है, या लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सा है एशिया का, या लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे बड़ा कंट्री एशिया का कौन सा है, सबसे छोटा कंट्री एशिया का कौन सा है। ये वाले चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं, और हम जल्दी से इनको यहाँ पे कवर कर लेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी विद एशिया। चलें, अच्छा ये सारा वो डाटा है जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। सबसे पहले आ जाइए जी कंट्रीज़ पे। आपको पता होना चाहिए कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो इसमें टोटल कंट्रीज़ कितने हैं ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। 48 टोटल कंट्रीज़ हैं एशिया में, 48। ठीक है, इनको कैसे याद करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। टोटल 48 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 12 जो कंट्रीज़ हैं वो लैंडलॉक हैं। मेनली उसके अंदर ना स्तान कंट्रीज़ आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह की मेनली कंट्रीज़ आते हैं, या अफगानिस्तान आता है, स्तान वाले ज़्यादा हैं, बाकी इसके अलावा और भी हैं। ठीक हो गया। आपके टोटल कंट्रीज़ हैं जी 48, लैंडलॉक कंट्रीज़ हो गए 12। और लैंडलॉक कंट्रीज़ में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, दोबारा से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बड़ा डिटेल में करवाया है। नेक्स्ट है जी लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन हमने देखना है। अब लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया तो आपको नज़र आ रहा है टॉप पे, दैट इज़ रशिया, और रशिया के बाद चाइना, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा जो कंट्री है एरिया की बेस पे वो रशिया है। और जो सबसे बड़ा एशिया का कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है, और दुनिया का भी सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलस कंट्री वो कौन है जी, इंडिया है। पहले चाइना था लेकिन अब इंडिया है। ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया के बेस पर रशिया हो गया, और पॉपुलेशन की बेस पर इंडिया का हो गया, दुनिया का भी और एशिया का भी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, मालदीव। ऐसे ज़ुबानी नहीं बताती, यहाँ आपको दिखाती हूँ जी मालदीव। ये आइलैंड है, ये पानी के अंदर, ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा आइलैंड है। ठीक हो गया। ये स्मॉलेस्ट कंट्री है जी एशिया का ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। और अगर हम पॉपुलेशन की बेस पर बात करें तो स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया है जी आपका ब्रूनेई। उसके बाद हमने एक और मेन चीज़ करनी है, हाईएस्ट पॉइंट
एशिया का हाईएस्ट पॉइंट और दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है जी? ये माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। ये आपसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया आप बताएं। ठीक, इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए जी लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। ये मैंने यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ भी करने की कोशिश की है, दैट इज़ दी डेड सी। डेड सी जो है ये लोएस्ट पॉइंट है एशिया का। ये मैंने यहाँ पे डेड सी बनाया है। साथ में मैंने बताया कि इसकी ईस्ट साइड पर जॉर्डन कंट्री, ठीक है, और इसकी वेस्ट साइड पर इज़राइल है। अच्छा, मैं आपको ना मैप पे दिखाती हूँ, इस तरह से नहीं बताती आपको, एक मिनट है ज़रा, यहाँ मैप में है, ये देखें, ये है जी माउंट एवरेस्ट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया, जो कि इंडिया के नॉर्थ वाली साइड पे नेपाल तिब्बत वाले एरिया के अंदर है। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। फिर जो आपका ये रहा डेड सी, ये कहाँ पे है? इज़राइल जॉर्डन के साथ जो है आपका ये एरिया आ जाता है। अच्छा, वापस चलते हैं। उसके बाद जी लार्जेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है? चाइना के अंदर है जी लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, दैट इज़ द यांगजे रिवर। ये भी आपने ज़रूर याद करना है। लार्जेस्ट आइलैंड आ गया बोर्नियो, लार्जेस्ट आइलैंड है एशिया का, और दुनिया का लिखा हुआ है नीचे मैंने, थर्ड लार्जेस्ट दुनिया का है, यानी कि मेजर आइलैंड्स में से दुनिया में तीसरे नंबर पर और एशिया में ये फर्स्ट नंबर पर आता है। इसके बाद आप आ जाएं लार्जेस्ट डेजर्ट जी आपका गोबी डेजर्ट है। उसके बाद जो कि सऊदी अरेबिया में है। फिर लार्जेस्ट पेनिनसुला आपका अरेबियन पेनिनसुला है। अच्छा, पेनिनसुला भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी, लेकिन अभी बस आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। ये है जी सऊदी अरेबिया। इसको आप पेनिनसुला क्यों कहते हैं? पेनिनसुला किसी भी ऐसे ज़मीन के टुकड़े को कहते हैं जिसकी 3 साइड्स पर पानी लगता हो, जैसे कि ये सऊदी अरेबिया का आपको नज़र आ रहा है। एक तरफ रेड सी है, एक तरफ सऊदी अरेबियन सी, एक तरफ एक और सी है, 3 साइड्स पर पानी है। और ये वाली जो इसकी चौथी साइड है ना, ये एक बड़े लैंड मास के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे टुकड़े को ज़मीन के हम पेनिनसुला कहते हैं जिसकी 3 साइड्स पर पानी लगता हो और चौथी साइड एक बड़े लैंड मास के साथ जुड़ी हो। एशिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है जी सऊदी अरेबिया खुद इन इटसेल्फ, सऊदी अरेबियन पेनिनसुला। इसके अंदर ओमान यमन भी उसका पार्ट है। ठीक हो गया। इसके बाद हाईएस्ट कोस्टल लाइन कौन बनाता है? ये भी क्वेश्चन आ जाता है समटाइम कि एशिया के अंदर हाईएस्ट कोस्टल लाइन कौन सा कंट्री बनाता है, या नॉर्थ अमेरिका में कौन सा बनाता है। नॉर्थ अमेरिका में मैंने आपको बताया था, कनाडा शायद अभी नहीं बताया। हाईएस्ट कोस्टल लाइन जो है वो इंडोनेशिया बनाता है। ठीक है, या कहाँ है जी इंडोनेशिया? मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखा देती हूँ। ये रहा आपका इंडोनेशियन कंट्री, जो कि हाईएस्ट सबसे बड़ी कोस्टल लाइन एशिया के अंदर बनाता है। ठीक हो गया, यानी इसका जो बॉर्डर है वो पानी के साथ सबसे ज़्यादा है, बड़ा है। उसके बाद जी हाईएस्ट माउंटेन्स यहाँ पे कौन से हैं जी? हिमालयंस हैं। उसके बाद जी टॉप पे देख लें, छोटा सा फिगर लिखा हुआ है, टोटल एरिया पूरी दुनिया का जो एरिया है, यानी कि ज़मीनी एरिया, पानी वाला नहीं, उसका 1/3 जो है एशिया कवर करता है, यानी कि 29.5% लैंड जो है सिर्फ एशिया ही कवर कर रहा है। और इसके साथ पॉपुलेशन जो है 4.8 बिलियन तक की, यानी कि 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो एशिया में रहती है। सो ये कुछ डाटा था जो मैंने आपके लिए इकट्ठा किया ताकि आपको जाके सर्च ना करना पड़े और आप आसानी से बस इनके नोट्स बनाएं। नोट्स पता आपने कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। अच्छा, ये भी वही सेम डाटा है, दोबारा से चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये नोट्स भी खुद बनाए थे। अब आपकी मर्ज़ी है, सैम्पल आपके पास है, ये सैम्पल के तौर पे मैंने ऐड किए थे। आप इस तरह का सैम्पल करना चाहें ऐसे बना लें, इस तरह का सैम्पल करना है इस तरह से बना लें, या जो बेस्ट वे है ना वो मैं आपसे ये कहूँगी, आप जितने कॉन्टिनेंट्स हैं पहले एक पेज लें, उसके ऊपर अपने हाथ से वर्ल्ड मैप ड्रॉ करें, उसको अपने रूम में लगा लें। उसके बाद क्या करें, हर कॉन्टिनेंट का एक एक मैप जो है वो ड्रॉ करें और उसके ऊपर ये जो डाटा मैंने आपको सारा बताया है ना, ये सारा डाटा, फॉर एग्जांपल एशिया का मैप ड्रॉ करें अपने हाथ से। ठीक है, उसके अंदर जहाँ पर जो माउंटेन्स आते हैं, हाईएस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट है, कोई डेजर्ट्स हैं, लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ना वो सारी आप फैक्ट्स एंड फिगर, पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितना कवर करता है, मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारा डाटा मैंने आपको दे दिया। आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने मैप ड्रॉ करना है और उसके साथ ये सारा डाटा लगाना है और अपने रूम में एक जगह पे लगा लेना है। ऐसे करते करते अगर आप तमाम कॉन्टिनेंट्स का एक एक मैप बना के अपने रूम में लगा लेते हैं तो जी आई एम डैम श्योर, आई प्रॉमिस, आपने फिर उसको रट्टा नहीं लगाना। आपने चलते फिरते रैंडमली बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है और गुजरते गुजरते देख लेना, अच्छा एशिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसकी ये हाइट है। चलते चलते नेक्स्ट टाइम देख लेना है जी इसका सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा था? अच्छा, कज़ाकिस्तान इसका लैंडलॉक कंट्री था। चलते चलते आप देख लो जी सबसे बड़ा। इस तरह से करते करते आपने याद रट्टा नहीं मारना, आपने इस तरह से करके इसको कवर कर लेना है। ठीक हो गया,
चलें जी, ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट जो है ये कवर हो गया। अब ये सैम्पल है कि इस तरह से दरमियान में मैप ड्रॉ करके ये सारा डाटा जो है वो उसके साथ एंटर कर लें। आपको दोबारा से सर्च करने की कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम जाते हैं जी नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्टिनेंट, दैट इज़ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब हम इसको करते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर अगेन हमने वो तमाम चीज़ें करनी है। मैंने आपको बताया था अफ्रीका जो है एरिया में भी सेकंड नंबर पर आ रहा है और पॉपुलेशन में भी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। पहले एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका। सो नाउ मूव टुवर्ड्स दी नोट्स। अच्छा जी, सबसे पहले आपने देखना है कि एरिया कितना कवर करता है। मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, आपने इसको ना इस तरह रिटर्न नहीं मारने एरिया करता है जी 20%, नहीं। आपने याद रखना है एशिया ने कितना कवर किया था 29.5%, और पॉपुलेशन कितनी कवर कर रहा था 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो यहाँ आप करोगे जो अफ्रीका है उससे छोटा है, तो ये एरिया कवर करता है 20% ऑफ द टोटल लैंड मास, और पॉपुलेशन कितनी कवर कर रहा है जस्ट 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जो कि 1.58 बिलियन है। ठीक हो गया। इस तरह से आपने कनेक्शन बनाते जाना है पहले वाले के साथ। तो आप जब इंशाल्लाह आपकी वीडियो कंप्लीट होगी ना, तो आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी, आपको दोबारा से रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जी कॉन्टिनेंट कौन सा सेकंड लार्जेस्ट है। ए मीन्स बाय एरिया भी और पी मीन्स बाय पॉपुलेशन भी। फिर टोटल कंट्रीज़ जो है ना वो यहाँ नहीं लिखे गए बाय मिस्टेक, जो है ना ये आप देख लीजिए टोटल कंट्रीज़ कितने हैं 54 टोटल कंट्रीज़ हैं किसके, अफ्रीका के। टोटल लैंड लॉक कंट्रीज़, अच्छा सबसे ज़्यादा लैंड लॉक कंट्रीज़ मैंने आपको लैंड लॉक वाली वीडियो में करवाया था। सबसे ज़्यादा लैंड लॉक कंट्रीज़ किस कॉन्टिनेंट में है जी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। आपने याद करना है, इसका बेसिक है। अफ्रीका में आपने ना जीरिया याद कर लेना है। ये दोनों कंट्री जीरिया हैं। एक का नाम अल्जीरिया है, दूसरा है नाइजीरिया। अच्छा, वो कंट्री जिस जीरिया के स्टार्ट में ए आ रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि एरिया का ए पकड़ लिया और जीरिया साथ लगा लिया, तो अल्जीरिया लार्जेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। पॉपुलेशन का एन ले लिया और वैसे जीरिया ले लिया, यानी कि नाइजीरिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। छोटा सा हिंट है, ठीक है, मिक्स ना हो जाए दोनों, इसलिए। ठीक हो गया, ये दोनों आपके हो गए। उसके बाद स्मॉलेस्ट कंट्री जो है इसका सिशील्स। इसके लिए कोई टेक्निक यूज़ नहीं करनी, सिंपल है। सिशील्स स्मॉलेस्ट कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। अब आ जाए जी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, जो कि तंजानिया कंट्री के अंदर है। माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। देन इसकी हाइट है जी 5895 मीटर, और लोएस्ट पॉइंट है इसका जी लेक असाल 115 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, डिजिबूटी लोएस्ट एरो शो कर रहा है बिलो द सी लेवल को, यानी कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। डीपेस्ट लेक इसकी कौन सी है, टंजानिया अफ्रीका की डीपेस्ट लेक है, और ये दुनिया की सेकंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। सेकंड डीपेस्ट लेक दुनिया की है और अफ्रीका की टंजानिया सेकंड डीपेस्ट लेक है अफ्रीका की। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ डाटा है, हाँ ये रह गया। जो अफ्रीका है इसे कहा जाता है जी डार्क कॉन्टिनेंट, ब्लैक कॉन्टिनेंट या डार्क कॉन्टिनेंट। दैट्स वाई आई यूज़ ब्लैक मार्कर हियर एंड आई कवर्ड दिस, मतलब अफ्रीका को भी जो लिखा है वो भी मैंने ब्लैक मार्कर से ही लिखा था। ठीक हो गया। उसके बाद जी लार्जेस्ट रिवर आपने कर लेना है, ये आपने याद रखना है जी लार्जेस्ट रिवर जो है ओवरऑल वो भी नाइल है। 6605 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये आपका लार्जेस्ट रिवर है। और अगर पेपर में आपसे ये पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम कौन सा बड़ा है, तो फिर अमेज़ोन है। ये याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम अमेज़ोन है, वैसे नाइल है और अफ्रीका का नाइल रिवर लार्जेस्ट है। और इसकी लेक आपने देख लेनी है, इसकी है जी लेक विक्टोरिया। ये भी ईजी है, ये भी याद रहेगी। लेक विक्टोरिया इज़ दी लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। 3 कंट्रीज़ में शेयर होती है उनके बॉर्डर्स के साथ, यानी कि युगांडा, केनिया, तंजानिया, इन तीनों के साथ इसका बॉर्डर इनके साथ शेयर करती है। फिर सबसे बड़ा डेजर्ट जो है ना अफ्रीका का भी और पूरी दुनिया का भी, दैट इज़ दी सहारा डेजर्ट। ये नॉर्थ वाली साइड पे आता है। मैं आगे आपको मैप में दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकें ज़रा। और मुझे लगता है मैंने जो खुद मैप बनाया था ना वो मैं ऐड करना भूल गई हूँ। चलें यहाँ से देख लें, ये नॉर्थ वाला ये वाला जो पोर्शन है ना सारा, इधर है जी आपका लार्जेस्ट डेजर्ट दुनिया का, दैट इज़ द सहारा डेजर्ट। और ये
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है। उसके साथ ही ये आपको नाइल रिवर नज़र आ रहा होगा। 6853 किलोमीटर नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये जा रहा है। फिर इसी तरह से आपको लेक विक्टोरिया, उसकी लोकेशन यहाँ बताई हुई है। फिर लोएस्ट पॉइंट लेक असाल, इसकी भी आपको लोकेशन बताई हुई है, ये कहाँ पे। इस तरह से करके ये चीज़ें आपने कर लेनी है। अच्छा, एक और चीज़, ये जी साउथ में देखें आपको नज़र आ रहा है केप ऑफ गुड होप। ये साउथ पार्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, इसे कहा जाता है जी केप ऑफ गुड होप। उसकी रीज़न पता क्या थी? पहले ये होता था कि सी के थ्रू ट्रेड करने के लिए ना, अगर यूरोप वाली साइड से किसी ने ट्रेड करने के लिए होना था, किसी ने जाना था एशिया की तरफ यूरोप से, तो वो क्या करते थे, यहाँ यूरोप से आते थे और ये पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ करते करते, मतलब इतना लंबा ट्रैवल करते करते यहाँ से आते हुए उन्होंने पहली बार जो है ना ये रूट जो है वो तलाश किया। और यहाँ पे फिर आके उन्होंने एक होप हुई कि जी अब हमें डायरेक्ट सी रूट जो है वो मिल चुका है। किसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए? एशिया के साथ, क्योंकि एशिया का डायरेक्ट यूरोप के साथ नहीं था। तो ये एक कनेक्शन बनाने के लिए उनको एक जो है ना रास्ता मिला था पहली बार। सो इसको नाम दिया गया था केप ऑफ गुड होप, यानी कि अब होप है कि हमें डायरेक्ट सी रूट मिल गया ट्रेड करने के लिए एशिया के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे हमारी कवर हो रही है, ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा, आइलैंड है ये जी, अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसका नेम है जी मेडागास्कर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर है और ये दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। 4th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड भी हम इसको कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा और कौन सा पॉइंट रह गया जी? डेजर्ट भी हो गया। ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी अफ्रीकन यूनियन है। अच्छा, स्विस कैनाल, ये देखें जी, स्विस कैनाल कहाँ है ये मैं आपको दिखाती हूँ। स्विस कैनाल, अच्छा कैनाल किसको कहते हैं? चलें थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, ठीक है, जो कि पतली सी एक पट्टी होती है ज़मीन के टुकड़े की, जो दो बड़े लैंड मास को, दो बड़ी ज़मीन को आपस में जोड़ रही होती है। जैसे कि आप ये कंसीडर कर लें, ये पतली सी ज़मीन का एक लैंड का मास है, पतली सी पट्टी है जो एक तरफ अफ्रीका को जोड़ती है, दूसरी तरफ एशियन कॉन्टिनेंट को जोड़ रही है। अब इन दोनों की वजह से क्या है, अगर इस लैंड मास के दरमियान में थोड़ी सी वाटरवे, आर्टिफिशियल एक वाटरवे बना लिया जाए, यानी कि एक आर्टिफिशियल रास्ता बना लिया जाए, जिससे हम ये ऊपर वाले मेडिटरेनियन सी और यहाँ वाले रेड सी को कनेक्ट कर सकें, तो उसको कैनाल कहते हैं। यानी कि आर्टिफिशली ज़मीन की पत्ती पट्टी के बीच में आप आर्टिफिशली एक रास्ता बनाते हो, एक वाटरवे बना लेते हो ट्रेड करने के लिए, उसको कैनाल कहा जाता है। और ये फेमस कैनाल ऑफ द वर्ल्ड है स्विस कैनाल, दूसरी पनामा कैनाल है। ठीक हो गया। ये यहाँ पर है जी स्विस कैनाल, जो कनेक्ट करती है फिर डायरेक्टली किसके साथ, आपको यूरोप के साथ ट्रेड के लिए। अदरवाइज़ आपको फिर ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके यहाँ से यूरोप जाना पड़ता था। ठीक हो गया। अच्छा जी, वापस आ जाए। ऑलमोस्ट हमारे जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे अफ्रीका से रेलिवेंट वो हो गए हैं। हाँ, हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका रह गया। चलें ये देखें, ये अफ्रीकन मैप में ना, यहाँ ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की लैंड है ना, इसका थोड़ा सा पोर्शन ना बाहर निकला हुआ है, जैसे हॉर्न्स होते हैं ना उसकी शेप का। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका। अक्सर इसकी लोकेशन पूछ ली जाती है या ये पूछ लिया जाता है कौन कौन से कंट्रीज इसमें आते हैं, तो आप बता सकते हैं। इसे सोमालियन पेनिनसुला भी कहते हैं। पेनिनसुला क्यों? इसकी 3 साइड्स पर पानी है, ठीक है, इस वजह से। मैं पहले भी आपको बताया था, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। जिसमें आपकी डिजिबुटी, एरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया, ये तमाम कंट्रीज जो हैं हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका में हैं। अच्छा जी, इसके अंदर अगेन हमने सारा आपका डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल एरिया कितना, पॉपुलेशन, वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं। ये मैंने पिक्चर अगेन सैम्पल के तौर पर ऐड किया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। सैम्पल के तौर पर ऐड किया। इस तरह से आपने मैप बनाना है अफ्रीका का, खुद अपने हाथ से ड्रॉ करना है, खुद उसके ऊपर डेजर्ट्स, लेक्स, रिवर्स और तमाम चीज़ें जो हैं, कंट्रीज़, उनको हाईलाइट करना है, उनके कैपिटल्स लिखने हैं और अपने रूम में एक चार्ट खुद अपने हाथ से बनाया हुआ लगाना है। और उसके अंदर साइड पे छोटा सा करके आपने ये सारा डाटा जो है वो एंटर कर लेना है। आपको इसको रट्टा लगाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सजेशन है जी मेरी तरफ से, ज़रूर अमल करें इसके ऊपर। अच्छा, हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। अब हम चलते हैं, चाहे इस तरह का सैंपल बना लें, चाहे ऐसा सैंपल बना लें, चाहे ऐसा बना लें। ये इसलिए मैंने ऐड किए थे ताकि आपको दिखा सकूं। बाकी इनके अंदर डाटा सेम है तीनों में, ठीक है, ये ना समझिएगा पता नहीं मैं कुछ स्किप कर रही हूँ। चलिए जी, अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे आते हैं, दैट इज़ दी यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ये पॉपुलेशन की बेस पर 3rd नंबर पर आ रहा है, याद रखना है आपने। ओके,
पॉपुलेशन में थर्ड नंबर पे आ रहा है और एरिया में ये छठे नंबर पे आता है, सेकंड स्मॉलेस्ट है। पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। सो अब हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट करेंगे। अच्छा, ये मैप है जो मैंने यूरोपियन कॉन्टिनेंट का जब मैं खुद स्टूडेंट थी, तैयारी कर रही थी, उस टाइम पर मैंने बनाया था खुद, और इसकी अब मैंने जस्ट ना पिक्चर लेके उसको ज़रा अपडेट किया हुआ है। इस तरह से ये सैम्पल है जी, आप खुद बनाएंगे। ये यहाँ पर मैंने जो माउंटेन, अच्छा मैं पता क्या करती थी, जो माउंटेन्स वगैरह होते थे उनको ब्राउन हाईलाइटर लेके ना एक लाइन लगा लेती थी। जैसे यहाँ पे आल्प्स माउंटेन्स हैं, इनके लगाया हुआ है। ये यूराल माउंटेन्स हैं, इनको मैंने ब्राउन हाईलाइटर लेके जस्ट लाइन लगाई हुई है। फिर जो लेक्स होती थी उनको ब्लू हाईलाइटर से लेक्स बना लेती थी, ब्लू मार्कर से रिवर्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेती थी, इस तरह से करके। और साथ में मैं यहाँ पे ये लिख लेती थी डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट दैट। अच्छा, इस तरह से आपने ना इसको कर लेना है। अब हम इसके ना मेन फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ चलते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़, हमें आपको याद होगा कि अफ्रीका के कितने कंट्रीज़ मैंने आपको बताए थे जी, 54। तो अफ्रीका से 10 कम करके आपने यूरोप, इस तरह से अगर आप कनेक्शन बना लेंगे ना कि अफ्रीका के 10 कम किए तो यूरोपियन कंट्रीज़ आ गए, ठीक है, इसके 20 कम किए तो साउथ अमेरिका के आगे 14। इस तरह से करते करते कनेक्शन बनाएंगे ना तो चीज़ें याद रहेंगी, अलग अलग करेंगे तो मिक्स हो जाएंगी। सो अफ्रीका के 54 थे तो उसमें से 10 कम किए तो यूरोप के 44 बन गए। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता होता है अक्सर कि वो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो एशिया और यूरोप दोनों के साथ, दोनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर आते हैं, यानी कि वो दोनों कंट्रीज़ इतने बड़े हैं या बॉर्डर पर आते हैं, उनका एक मेजर पोर्शन जो है वो एशिया में है और एक छोटा पोर्शन उनका यूरोप के अंदर आता है। तो वो है जी रशिया एंड टर्की, और कजाकिस्तान भी इसके अंदर आता है। तो आपने रशिया एंड टर्की को याद रखना है। सेकंड, एरिया की बेस पर देखें तो जस्ट 10 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करता है और ये दुनिया का सेकंड स्मॉलेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेस पे छठे नंबर पे है, सेकंड स्मॉलेस्ट, और पॉपुलेशन के बेस पर ये तीसरे नंबर पर आ गया। ठीक हो गया। पॉपुलेशन इसकी 9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो यूरोप में है, जो कि 7143 मिलियन हो गई। लार्जेस्ट कंट्री यहाँ का रशिया है। अच्छा, एक आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट कंट्री यूरोप का क्या है, तो आप कह देंगे जी रशिया। और एशिया का भी कौन सा था, रशिया, क्योंकि इसका मेजर पोर्शन जो है वो एशिया में है रशिया कंट्री का, और एक और छोटा पार्ट जो है वो यूरोप में आता है। लेकिन फिर भी अगर उसको भी कंसिडर करें तो ये लार्जेस्ट कंट्री होता है यूरोप का। बट अगर आपसे वो ये क्वेश्चन करें कि रशिया के अलावा यानी कि कोई ऐसा कंट्री जो मुकम्मल तौर पर जिसकी टेरिटरी यूरोप में हो, वो कौन सा सबसे बड़ा कंट्री है, तो ये मैंने साथ में लिखा हुआ है जी, दैट इज़ जी यूक्रेन। यूक्रेन है वो। फिर उसके बाद इसी तरह से सिटी सबसे बड़ा मॉस्को है, जो कि रशिया का है, आपको पता है। फिर मोस्ट पॉपुलस कंट्री यूरोप का अगर आपसे पूछा जाए तो वो अगेन रशिया है। लेकिन अगर वो ये क्वेश्चन करे कि वो कंट्री जो मुकम्मल जिसकी टेरिटरी सिर्फ यूरोप के अंदर ही है, तो वो कौन सा है, और जो मोस्ट पॉपुलस है वो जर्मनी है। यानी कि रशिया के बाद जर्मनी मोस्ट पॉपुलस है और रशिया के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा है एरिया में यूरोप के अंदर। अच्छा जी, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप आपने ज़रूर याद रखना है, दैट इज़ दी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का स्मॉलेस्ट और यूरोप का स्मॉलेस्ट कंट्री है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर वोल्गा रिवर है, जो कि रशिया का है। ये आपने याद रखना है, 2 रिवर्स याद रखने हैं यहाँ यूरोप में, एक वोल्गा रिवर जो लॉन्गेस्ट है, फिर एक और है रिवर फेमस क्यों है, दान्यूब रिवर फेमस है क्योंकि वो 10 कंट्रीज़ में से गुजरता है, 10 कंट्रीज़ में से पास होने वाला है जी रिवर दान्यूब, फेमस है, याद रखना है। लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये वोल्गा। उसके बाद आ जाएंगे जी लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, लार्जेस्ट लेक, लॉन्गेस्ट बोल दिया मैंने, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, लेक लेडोगा, ये लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप है। अच्छा, उसके बाद माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर, एक द आल्प्स माउंटेन्स हैं, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कहाँ पे हैं, फिर यूराल हैं और द पाउरीन्स हैं। अच्छा, यूराल बहुत फेमस है, क्यों फेमस है मैं आपको बताती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लंबी सी लाइन नॉर्थ से साउथ तक आ रही है, ये यूराल माउंटेन्स हैं। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वो ये आपसे पूछते हैं कि वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो एशियन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है, तो वो है जी ये यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, यानी कि बाउंड्री बनाते हैं एशियन कॉन्टिनेंट में, जो कि ईस्ट में है, और वेस्ट में जो यूरोप है, इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री बना रहा है ये यूराल माउंटेन। तो ये आपने याद रखना है। ये लेक लेडोगा, ये इसकी भी आपको यहाँ पे फिजिकल के अंदर मैप में नज़र आ गया। फिर दान्यूब रिवर, ये रहा आपका जो 10 कंट्रीज़ में से गुजरता है। फिर आपका दूसरा रिवर वोल्गा, जो कि लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है यूरोप का, वो भी आपको इसमें नज़र आ गया। फिर अच्छा, अभी हम हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे आए नहीं, वो फिर हम कर लेते हैं। ये आल्प्स माउंटेन्स हैं, ठीक। अच्छा, हम वापस यहाँ पे आते हैं। अब ये पोर्शन रह गया हमारा। हाँ, यूरोप को
पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुला ऑफ द पेनिनसुलास कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसकी रीज़न है यूरोप के अंदर बहुत सारे पेनिनसुलास बनते हैं जी। 5 पेनिनसुलास जो हैं, यानी कि 5 पेनिनसुलास सिर्फ यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। जब मैं आपको पेनिनसुलास करवाऊंगी ना, उस टाइम मैं आपको ये वाली स्लाइड करवाऊंगी। अभी हम इसको स्किप कर लेते हैं वरना लंबा हो जाएगा, ठीक है। और पेनिनसुला मैंने आपको इसी वीडियो में करवाने हैं लास्ट में। यहाँ आ जाए, हाईएस्ट पॉइंट देख लेते हैं जी। ये मैंने यूरोप की थोड़ा सा ना एक ड्रॉ किया कि आपको पता हो जी। यूरोप के ईस्ट साइड पर एशिया है, वेस्ट साइड पर अटलांटिक है, नॉर्थ साइड पे आर्कटिक ओशन है और साउथ में मेडिटेरेनियन सी है, जो कि यूरोप को सेपरेट करता है फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जी हाईएस्ट पॉइंट यूरोप का कौन सा है, दैट इज़ माउंट एल्ब्रस, जो रशिया के अंदर है। ये यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट है, 5642 मीटर्स। देन लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप कौन सा है, कैस्पियन सी। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें जी, ये है जी लोएस्ट पॉइंट, कैस्पियन सी है। और ये किन कंट्रीज़ के साथ है, कनेक्टेड है। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट भी आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अजान हो रही है, 1-2 मिनट का या तो ब्रेक लेते हैं या फिर मैं इसको, अच्छा मैं आपको दिखा रही जी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप, दैट इज़ दी माउंट एल्ब्रस। इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही कैस्पियन सी है, लोएस्ट पॉइंट है जी ये यूरोप का। अच्छा, इसके साथ एक सेकेंड, ये आपका मेजर जो है ना मेन फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट दी यूरोपियन कॉन्टिनेंट हमने, यानी कि थर्ड जो है ना अपना, उसको भी कवर कर लिया। अब आपकी मर्ज़ी इस तरह का सैंपल बना लें, आपकी मर्ज़ी ऐसा सैंपल बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अपने रूम में खुद मैप ड्रॉ करें। प्लीज़ खुद मैप ड्रॉ करके ये सारा डाटा उसके साथ लिखें और चलते फिरते इसको बस देख लें, एक नज़र, एक दिन एक चीज़ देख लें, अगले दिन अगली चीज़ देख लें, बस इस तरह से आपने करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जी लेट्स मूव टुवर्ड्स दी अदर कॉन्टिनेंट, जो कि होगा हमारा नॉर्थ अमेरिका, द मोस्ट फेमस। अच्छा, इसके अंदर ना आपके 3 मेजर कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ और भी हैं लेकिन मेजर कौन से हैं, एक कनाडा, दूसरा USA, थर्ड है जी आपका मेक्सिको। एक इसका आप ये याद रखिएगा कि जो कनाडा है ना, ये दुनिया का वो कंट्री है जो लार्जेस्ट कोस्टल लाइन जिसकी है ना, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है जी, कनाडा की है। यानी कि इसका जो बाउंड्री वाटर के साथ है लॉन्गेस्ट है जिसकी, वो कनाडा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। चले अब हम इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना मेन, अच्छा ये मुझे मिल गया मैप अपने जो मैंने बनाया हुआ था, पहले इसको देख लें। ये मैप है जो मैंने खुद ड्रॉ किया है। इसके अंदर आपको रॉकी माउंटेन्स और ये जितने भी माउंटेन्स वगैरह हैं, अपलेशियन माउंटेन्स, रॉकी, ये सारे देखें मैंने ब्राउन से इसको मार्क किया हुआ है। जो लेक्स हैं ये देखें, लेक सुपीरियर हो गई जैसे, इसको मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है। फिर बेस को डिफरेंट कलर से, अच्छा डिफरेंट कलर्स यूज़ करके, फिर ब्लू मार्कर मैंने यूज़ की थी ये ड्रॉ करने के लिए रिवर, जिसमें आपको मिसिसिपी, मिसौरी रिवर जो है ना ये सारे नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से आपने खुद जो है अपने हाथ से प्लीज़ ड्रॉ करना है। बार बार फोर्स कर रही हूँ, ये काम ज़रूर करें, बल्कि मुझे कमेंट में बताइएगा भी कि आप ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। उसके साथ आपने जो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ये तमाम की तमाम आपने वहाँ पर नोट्स बना के लिख लेनी है। नोट्स आपको ये चीज़ें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा डाटा मैंने आपके लिए कलेक्ट किया हुआ है। आपने जस्ट मैप को ड्रॉ करना है और सारा डाटा इस वीडियो से उठा के आपने वहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका जो है हमारे पास, हमने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया नॉर्थ अमेरिका 3rd नंबर पर आता है, यानी कि नासा, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका 3रे-4थे नंबर पर। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका यूरोप के बाद आएगा, यानी कि 4थे और 5वें नंबर पर नासा आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका और फिर साउथ अमेरिका। ये देखें जी, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ये है जी 3rd नंबर पे एशिया और अफ्रीका के बाद, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एशिया अफ्रीका के बाद यूरोप है, यूरोप के बाद फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, ठीक हो गया। अच्छा, टोटल कंट्रीज़ कितने हैं जी, जल्दी से देखते हैं। 23 टोटल कंट्रीज़ हैं। ये कितना एरिया कवर कर रहा है, एशिया ने कितना किया था 29.5%, अफ्रीका ने कितना किया था 20% लैंड एरिया कवर किया था, यूरोप ने फिर कितना किया था, यूरोप 2nd स्मॉलेस्ट है, ठीक है, अभी हम उसकी तरफ नहीं जाते। फिर एरिया में कौन सा आ जाता है 3रे नंबर पे, नॉर्थ अमेरिका, ये 16% को कवर कर रहा है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन 621 मिलियन की पॉपुलेशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में रहती है। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा आपको याद होगा दुनिया की 60% आबादी एशिया में, फिर 17% अफ्रीका में, फिर यूरोप के अंदर आपकी 9.5% और फिर यूरोप से कम
नॉर्थ अमेरिका में 7.5%। कनेक्शन बना के करना है प्लीज़ काम, कनेक्शन बनाना है, पिछली चीज़ें फिर याद रहती हैं। एक दिन एक को रट्टा लगा लिया, एक दिन दूसरे को लगा लिया, ऐसे नहीं, कनेक्शन बनाने हैं। उसकी इतनी थी तो इसकी कितनी है, फिर इसकी कितनी है, पूरी सीरीज़ आपने बना लेनी है। जैसे कि मैंने आपको वो स्टार्ट में एक स्लाइड दिखाई थी ना, उसमें मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई थी कि बाय एरिया कौन से पहले नंबर पर आ रहा है, कौन सा। अच्छा, उसमें एक ट्रिक भी यूज़ होती है, चलिए मैं आपको बाद में बताऊँगी। पेन सर वाली एक ट्रिक है, वो यूज़ होती है, मैं फिर बताती हूँ आपको। चलिए अभी हम इसको जल्दी से कर लेते हैं जी। लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, आपको नज़र आ रहा है जी, कनाडा सबसे बड़ा कंट्री है। यहाँ ये देख लें, कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा कंट्री है। दूसरा बड़ा कंट्री यूनाइटेड स्टेट है, उसके बाद मेक्सिको है, लेकिन हमने मेजर देखना है, दैट इज़ कनाडा। और ये दुनिया में दूसरे नंबर पर आ रहा है। वैसे मैंने आपको कौन सा बताया था, आपको याद है? एशिया के अंदर था वो कंट्री जो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री था, और एशिया का भी। शिया से रशिया आपने याद रखना है, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, और सेकंड लार्जेस्ट हमारा है जी कनाडा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। पॉपुलेशन में इंडिया पहले आता है, भूलिएगा नहीं, ठीक हो गया। अच्छा पॉपुलेशन में पहले इंडिया है, फिर चाइना है, उसकी भी मैं अलग से वीडियो किसी दिन बनाऊंगी, ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी। अच्छा जी, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का वो कंट्री जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, यानी कि मोस्ट पॉपुलस है, दैट इज़ दी अमेरिका। इसको इस तरह याद कर लें कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री कौन सा है, यूएसए, ठीक है। तो पॉपुलेशन फिर वही होती है जहाँ इंडस्ट्री होती है और वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है, ज़्यादा जॉब्स होती है, इस तरह से करके आप इसको याद कर लीजिएगा। कोस्टल लाइन, एक्सटेंसिव कोस्टल लाइन ऑन 3 ओशंस है, यानी कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये कितने ओशंस के साथ बनाता है कोस्टल लाइन। इसके नॉर्थ में जी आर्कटिक ओशन है, ठीक हो गया। इसकी इस साइड पर यहाँ वेस्ट में पैसिफिक है, और इसकी ईस्ट साइड पर अटलांटिक है। 3 ओशंस के साथ ये अपनी बाउंड्री बना रहा है। ईस्ट में अटलांटिक, नॉर्थ में आर्कटिक, और वेस्ट के अंदर पैसिफिक आपका आ गया। उसके बाद इसका लार्जेस्ट कंट्री हो गया। अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज सेंट किट्स नेविस। ये भी मुश्किल नहीं है, किसी के साथ मिक्स नहीं हो रहा, सिंपल है। अब याद करें अफ्रीका का कौन सा था, एशिया का सबसे छोटा कंट्री मैंने आपको बताया था मालदीव है, मालदीव्स। फिर मैंने अफ्रीका का सबसे छोटा कंट्री आपको कौन सा बताया था, याद है, सीशेल्स। कनेक्शन बनाइएगा प्लीज़। फिर मैंने आपको यूरोप का कौन सा बताया सबसे छोटा, जो दुनिया का भी सबसे छोटा है, दैट इज़ दी वेटिकन सिटी। अब मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका का सबसे छोटा कंट्री बता दिया, दैट इज़ दी सेंट किट्स एंड नेविस। इस तरह से सीरीज़ बना के करेंगे ना तो कनेक्शन बनेगा, बाकी चीज़ें भी रिकॉल हो जाती हैं। मतलब इसको करते हुए अगर आप बाकी कॉन्टिनेंट्स को भी माइंड में रखेंगे, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो बाकी चीज़ें भी रिकॉल होंगी, याद हो जाएंगी, उनको फिर अलग से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कॉन्टिनेंट अब आप करें तो आपके बाकी कॉन्टिनेंट्स भी ऑटोमेटिकली साथ में रिवाइज होने चाहिए, उनको अलग से टाइम नहीं देना, वो टाइम किसी और सब्जेक्ट में लगा लेना। अच्छा, नेक्स्ट है जी हाईएस्ट पॉइंट। अब नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट हमने देखना है। इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है जी, अलास्का। अलास्का की भी अलग स्टोरी है। अलास्का पहले ये है जी, अलास्का ये नॉर्थ वाली साइड पे, ये किसकी टेरिटरी है, ये इस टाइम तो यूएसए की टेरिटरी है, लेकिन पहले ये रशिया का पोर्शन था, रशिया का पार्ट था, लेकिन रशिया ने सेल कर दिया जस्ट $7.2 मिलियन के अंदर। और अच्छा, ये जो टेरिटोरियल इश्यूज़ वाले हैं, या रेवोल्यूशन जो इस तरह के हैं, इसका मैं अलग बनाऊंगी। बस आप ये देखें हाईएस्ट पॉइंट नॉर्थ अमेरिका का कहाँ पे है जी, अलास्का के अंदर है, जो कि यूएसए की टेरिटरी है। और हाईएस्ट पॉइंट है कौन सा, दिनाली माउंट मैकिनले, अलास्का, यूएसए के है, जो कि 6190 मीटर्स हाइट पर है। इसके साथ आप लोएस्ट पॉइंट, इस पर क्वेश्चन आता होता है, जो लोएस्ट पॉइंट है ना, डेथ वैली कैलिफोर्निया, यूएसए, ये आपने देख लेना। इस पर भी अक्सर सॉरी 1 पेपर जो हमारे एग्जाम होते हैं उसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है लोएस्ट पॉइंट डेथ वैली के बारे में या कैलिफोर्निया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये लोएस्ट पॉइंट हो गया। जब इसका लोएस्ट पॉइंट करना है, साथ ही बाकी के लोएस्ट पॉइंट भी रिकॉल करने हैं। अगर मैं करवाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, खुद कर लीजिएगा। इसको पॉज करें यहाँ पे और रिकॉल करने की कोशिश करें। एशिया का कौन सा था लोएस्ट, अफ्रीका का कौन सा था, यूरोप का कौन सा था, और अब इसका कौन सा है, ठीक है। वीडियो जब खत्म हो तो आपका पूरे का पूरा वर्ल्ड मैप जो है वो हो जाए, यानी कि उसकी बेसिक्स हो जाएं, बाद में दोबारा से याद नहीं करना। इस तरह से आपने अभी करना है। अच्छा, उसके बाद जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट जो है, बेरिंग स्ट्रेट, कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका और एशिया को, 85 किलोमीटर की। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ कहाँ है। स्ट्रेट कहते हैं किसको हैं, और जो मेजर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसी के ऊपर करवाऊंगी। अच्छा, ये देखें जी, ये अलास्का है, ये वाला ये पोर्शन अलास्का नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, और ये जो छोटा सा पोर्शन ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये रशिया है। अगेन आपको बात याद करें, दुनिया क्या है, गोल है, और ये यहाँ पर जी बीच में क्या है, बेरिंग स्ट्रेट है।
ठीक है, यानी कि दो लैंड्स को, दो कॉन्टिनेंट्स या दो लैंड्स को सेपरेट करती है जो थोड़ा सा पोर्शन पानी का, उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये बेरिंग स्ट्रेट है जो कि सेपरेट करती है इस नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को रशियन यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट से। ठीक हो गया, ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट्स को हम जब डिटेल में करेंगे ना उस टाइम इसको कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद जी आपकी मेजर माउंटेन्स आ गए यहाँ पर, रॉकी माउंटेन्स और एप्लेशियन माउंटेन्स हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, ये हैं जी रॉकी माउंटेन्स और ये एप्लेशियन माउंटेन्स हैं। ये फिजिकल मैप के अंदर ये आपको नज़र आ गया, एप्लेशियन माउंटेन्स एंड रॉकी माउंटेन्स। और ये फिर आपका मिसिसिपी मिजोरी रिवर जो कि लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका का, वो ये है। ये होपफुली आपको नज़र आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद लार्जेस्ट लेक आपने देख लेनी है। इसकी जो लार्जेस्ट लेक है दैट इज़ दी लेक सुपीरियर। इसको कैसे याद करना है, नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट कौन सी है, वो चीज़ जो सुपीरियर है। और जितनी सुपीरियर चीज़ें हैं उन पे आपको पता है अमेरिका कहता है मेरा राइट है। ठीक है, सो सुपीरियर लेक जो है नॉर्थ अमेरिका में है। ये दोनों बाउंड्रीज यानी कि जो दोनों कंट्रीज़ की बाउंड्री है उसके ऊपर एग्जिस्ट करती है। सुपीरियर लेक नॉर्थ अमेरिका की होगी। फिर उसके बाद लार्जेस्ट आइलैंड दैट इज़ द ग्रीनलैंड। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आइस से कवर्ड पोर्शन है, बड़ा सारा एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसे हम आइलैंड कहते हैं। अब आइलैंड किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, मतलब किसी और ज़मीनी टुकड़े से वो ना जुड़ा हो, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी हो, पानी से घिरा हो, वो होता है जी हमारा आइलैंड। अलग पानी के अंदर ज़मीन का टुकड़ा, सारी तरफ से पानी से घिरा हुआ आइलैंड होता है। और ये ग्रीनलैंड जो है ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका का मेजर आइलैंड नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। अभी नेक्स्ट में मैं आपको आइलैंड्स करवाऊंगी, उसमें हम मज़ीद उस पर बात कर लेंगे। अच्छा, फिजिकली तो ये नॉर्थ अमेरिका अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, बट पॉलिटिकली या इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिकन किसी भी कंट्री का राइट नहीं है, बल्कि ये डेनमार्क की टेरिटरी है। ये आपने याद रखना है। बल्कि जो लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे, डेफिनेटली आप लोग कर रहे होंगे, आप अगर कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा एक जो है ना क्लैश भी था डेनमार्क और अब मतलब कि जो ट्रंप है अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर रहे थे कि जी मैं परचेज़ करना चाहता हूँ ग्रीनलैंड को इस तरह से। अच्छा, उसके बाद जी आपका लॉन्गेस्ट रिवर आ गया, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। ये रहा जी आपका लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम, मिजोरी मिसिसिपी रिवर हो गया। ठीक है, अब आई थिंक हमने, हाँ ये रह गया आपका लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स। अच्छा, ये जो है ना 49 पैरेलल, 31 पैरेलल इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज जिनके ऊपर क्लैश है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन चीज़ों को भी ऐड करूँगी, आज वाली में नहीं कर रही, नेक्स्ट वाली के अंदर इनको ऐड कर लेंगे। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर किसके बीच में है जी, यूएसए और कनाडा के बीच में है और इसका नाम दिया जाता है 49th पैरेलल। क्यों दिया जाता है नेक्स्ट वीडियो में है, जब हम करेंगे उस टाइम मैं आपको बता दूंगी। ठीक है जी, ये सारा मेन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हो गई जी नॉर्थ अमेरिका से रेलिवेंट हो गए, ये हमने कवर कर लिया। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई कैसे करना है और कैसे मैप ड्रॉ करके रूम में लगाना है और उसको तैयार करना है और बाकी कॉन्टिनेंट्स को साथ साथ करना है। आगे चलते हैं, जल्दी टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये भी वही सारा डाटा है जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किया, ये एक पेज पे लिखा हुआ था, यहाँ से देखना चाहें यहाँ से करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ये मैंने आपको सैंपल के तौर पर दिखाने थे बस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है जी साउथ अमेरिका, इसके बाद बस हमारा ओशिनिया रह जाएगा। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में यहाँ पे ही आपको नज़र आ रहा है सबसे बड़ा कंट्री, देखें ये ब्राज़ील। कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं ना वो वैसे ही नज़र आ जाता है। ये सबसे बड़ा कंट्री है जी ब्राज़ील। इसका आगे इसकी जो डिटेल है वो हम करते हैं जी यहाँ से। साउथ अमेरिका के टोटल कंट्रीज यहाँ नहीं लिखे, यहाँ पे लिखे होंगे। अच्छा, ये भी मैंने मैप बनाया हुआ था जी साउथ अमेरिका का। टोटल कंट्रीज़ कितने हैं जी, ये लिखा है जी 12 कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका के टोटल। इसके बाद हम यहीं से करते हैं, लार्जेस्ट कंट्री है जी ऑन द बेसिस ऑफ, इसका मैंने आपको बता दिया ब्राज़ील जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी कि एरिया और पॉपुलेशन दोनों में सबसे बड़ा साउथ अमेरिका ही है। इसके अंदर 2 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका में। हाँ, एक चीज़ मैं आपको नॉर्थ अमेरिका में बताना भूल गई कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर कोई भी कंट्री लैंडलॉक नहीं है, ये याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। यूरोप में हैं काफ़ी सारे, यूरोप में तकरीबन 14 to 16 कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका का कोई भी कंट्री लैंडलॉक नहीं है। साउथ अमेरिका के अंदर 2 कंट्रीज़ हैं, एक है जी बोलीविया एंड पैराग्वे। ये देखिए यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है बोलीविया, ये लैंडलॉक है। इसकी डिटेल फिर आप वो दूसरी वीडियो जाके देख लें जो डिस्क्रिप्शन में है, अगर डिटेल देखनी है तो। ये पैराग्वे है और ये बोलीविया है, यानी कि इनके साथ कोई सी रूट जो है ना नहीं लग रहा और इनको ट्रेड करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। सो ये 2 हैं जो कि लैंडलॉक हैं। ठीक हो गया। ब्राज़ील सबसे बड़ा है, टोटल कंट्रीज़ 12 हैं।
हाईएस्ट पॉइंट हमने देखना है जी, हाईएस्ट पॉइंट किसका, साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट है जी माउंट एकोनकागुआ, अर्जेंटीना के अंदर है। आफ्टर एशिया ये सेकंड पर आ रहा है, माउंट एकोनकागुआ अर्जेंटीना में है। उसके बाद इसका लोएस्ट पॉइंट है जी लैगूना दिल कार्बन, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, कार्बन के साथ दिल ना लगाएं, ये लोएस्ट पॉइंट है जी साउथ एशिया का। दिल क्यों ना लगाएं कार्बन के साथ, क्योंकि हमारे क्लाइमेट में ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है जब हम इसकी एमिशन को ज़्यादा करते हैं। सो कार्बन से दिल नहीं लगाना है, लैगूना दिल कार्बन साउथ अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट है। ठीक हो गया। और इसके बाद ये ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ, दुनिया के अंदर सबसे ड्राई प्लेस कौन सी है, ये जी है आपकी चिली। ये चिली का मैप देख लें, ये वेस्ट वाली साइड पे लंबा सा ये जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है ना, ये चिली है। और इसका जो ड्राइस्ट प्लेस है वो कौन सी है, एटाकामा डेजर्ट, ये चिली के अंदर। याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है, चिली का डेजर्ट जो है ना एटाकामा डेजर्ट के नाम से पूछ लिया जाता है किस कंट्री का, या फिर चिली का डेजर्ट कौन सा है ड्राइस्ट, वो है जी एटाकामा डेजर्ट। उसके बाद एक इकलौता इस कॉन्टिनेंट का ना एक कंट्री है जो दो ओशंस के साथ कनेक्टेड है, दैट इज़ दी कोलंबिया। ठीक है, वो अपना लिंक बनाता है पैसिफिक के साथ भी और एक तरफ से अटलांटिक के साथ भी, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस पोर्शन में इसको देखें तो ये यहाँ पे किसके साथ मिल रहा है, अटलांटिक के साथ इसका कनेक्शन बन रहा है और दूसरी साइड पर इसका पैसिफिक के साथ बन रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेंजेस, ये आप इसको देखें, ये जो आपको ब्राउन हाइलाइटर से शो हो रहा होगा, ये यहाँ से, ये देखें, ये नॉर्थ से चलता 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 साउथ तक, यानी कि जो साउथ अमेरिका है इसकी वेस्ट वाली साइड जो पूरी की पूरी है, ये एक इस पर मुश्तमिल है जी, माउंटेन रेंजेस पर मुश्तमिल है। ठीक है, वेस्टर्न कॉर्ट, इनको हम कहते हैं जो एंडीज माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न कोस्ट बोला जाता है, वेस्टर्न कोस्ट पर है, बोला नहीं जाता, वेस्टर्न कोस्ट पर है, यानी कि साउथ अमेरिका की वेस्ट साइड पर लंबी सी नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये पूरी रेंजेस हैं माउंटेन की। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, अमेजोन। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपसे ये पूछा जाए, वैसे नाइल है फिर अमेजोन है, लेकिन अगर ये कहा जाए ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम कौन सा बड़ा है, फिर आप अमेजोन को ही याद रखेंगे। फिर जी आपकी लार्जेस्ट लेक देखी जाएगी, दैट इज़ दी टिटिकाका लेक। टिटिकाका अक्सर इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, लेक टिटिकाका कहाँ की है, या फिर लार्जेस्ट लेक जो है साउथ अमेरिका की, दैट इज़ दी लेक टिटिकाका। हाईएस्ट वाटरफॉल के ऊपर क्वेश्चन लास्ट टाइम FIA के पेपर के अंदर पूछा हुआ था। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट जो है ना वाटरफॉल है, दैट इज़ दी एंजल फॉल्स। फिर स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट, ये जब मैं आपको वो करवाऊंगी ना स्ट्रेट्स, तब मैं आपको ये करवाऊंगी, अभी इसको स्किप कर दी क्योंकि अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, पहले मुझे स्ट्रेट की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, तो इसको फिलहाल छोड़ें। ठीक है जी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पर भी जी, अच्छा ये ना फिजिकल मैप है, इसमें चीज़ों को बताया हुआ है, जैसे कि ये आपकी हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, ये आपके एंजल फॉल्स यानी कि वाटरफॉल्स किधर हैं, फिर आपके जो ड्राइस्ट प्लेस है उसके बारे में बताया हुआ है, फिर ये आपकी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो आपको शो करवाई हुई है कहाँ पे है, फिर एटाकामा डेजर्ट की लोकेशन आपको बताई हुई है, फिर आपकी अमेजोन रिवर की, अमेजोन फॉरेस्ट की लोकेशन आपको बताई है। इस तरह से करके ये आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, इसको आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, या ये सारी वही इन्फॉर्मेशन लिखी है जो हमने यहाँ पर पहले कर ली हुई है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जी हमारा लास्ट रह गया है जी, दैट इज़ दी ओशिनिया, और ओशिनियन कॉन्टिनेंट कहते हैं या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है इसको। और इसमें हमने देखना है सबसे पहले, अच्छा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर या ओशिनिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, सामने नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली बाय एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कंट्री है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन भी ये सबसे बड़ा कंट्री है ओशिनिया का, ये आपने याद रखना है, सिंपल है। अच्छा अब इसकी ना कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स कर लेते हैं। इसको कॉन्टिनेंट्स ऑफ आइलैंड भी कहा जाता है। अच्छा आइलैंड ना मैंने आपको पहले बताया उसको कहते हैं जिसके हर तरफ पानी हो, तो ऑस्ट्रेलिया के भी हर तरफ पानी है, लेकिन हम इसको आइलैंड कंसीडर नहीं करते, हम इसको कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन में लेते हैं कि जी ये एक कॉन्टिनेंट है, ऑल्दो इन रियलिटी देखा जाए तो ये भी एक आइलैंड ही है, इसलिए इसको कॉन्टिनेंट्स ऑफ आइलैंड कहा जाता है। तो चलें जी जल्दी से चेक कर लेते हैं कितने कंट्रीज़ हैं जी, टोटल यहाँ पे 14 है। फिर से कनेक्शन बनाएं, वीडियो को पॉज करें, खुद सोचें एशिया में कितने थे, अफ्रीका में कितने थे, अफ्रीका में 54 थे, अफ्रीका के 10 कम कर दिए तो यूरोप के 44 बन गए, फिर यूरोप के 44 में से 20 को माइनस किया तो ऑस्ट्रेलिया के 14 बन गए। इस तरह से कनेक्शन बना के प्लीज़ करिएगा, रिक्वेस्ट है कनेक्शन बना के करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अच्छा जी इसके बाद हमने टोटल एरिया देखना है जी, 8.5 मिलियन किलोमीटर का इसका एरिया है, एरिया में भी ये सबसे स्मॉलेस्ट है, और पॉपुलेशन में भी ये लास्ट पे ही आ रहा है, पॉपुलेशन में ये 6 नंबर पे आता है।
ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट कंट्री इसका कौन सा, मैंने आपको पहले बता दिया, ऑस्ट्रेलिया है, पॉपुलेशन में भी, एरिया में भी। स्मॉलेस्ट कंट्री इसका नाउरू है। अब फिर वीडियो को पॉज करें, सोचें बाकी सबका स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा था। फिर अच्छा जी, इसके बाद ना ये रिपीट हो गया, स्मॉलेस्ट कंट्री, हाईएस्ट कंट्री, इसको छोड़ दें। हाईएस्ट पॉइंट देखें जी, अब फिर से वीडियो को पॉज करके सोचें कि एशिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था। अच्छा, माउंट एवरेस्ट था। यूरोप का कौन सा था, इस तरह करके सबका रिकॉल करें। इसका हाईएस्ट पॉइंट है जी पुनकेक चाया, जो कि 4848 मीटर की हाइट पर है, अब और अबव द सी लेवल है। और जो लोएस्ट इसका पॉइंट है दैट इज़ लेक आयरी, लोएस्ट इसका पॉइंट है जी ओशिनिया का। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर इसका, अच्छा ये याद रहेगा आपको, डार्लिंग रिवर, मुरे डार्लिंग रिवर, एशिया का, सॉरी ओशिनिया का, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का लॉन्गेस्ट रिवर है डार्लिंग। और इसकी जो आपको लेक है वो भी याद रहेगी। लार्जेस्ट डेजर्ट इसका कौन सा है, विक्टोरियन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरियन डेजर्ट लिखा हुआ है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ड्राइस्ट प्लेस इसकी। फिर ये चीज़ें बेसिक जो है ना, ये आपने फिर साथ में कर लेनी है। अब फिर ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है कि ये मैप मैंने खुद ड्रॉ किया था आज से पता नहीं कितने साल पहले। तो इसके अंदर इस तरह से आपने कर लेना है, जो लेक्स हैं उनको येलो में कर लें, जो रिवर्स हैं उनको ब्लू मार्कर से कर लें। और फिर इसके साथ साथ ये देखें, जैसे स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट को हाईलाइट किया। मतलब एक मैप में आपने हर चीज़ कवर करनी है। फिर उसके साथ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर इस तरह से करके ना सारे वो आपने लिख लेने हैं, जो कि यहाँ पे आपके पास मौजूद है। आपको खुद से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, यहीं से कर लीजिएगा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमने वो कर लिए। अब हम बेसिक चीज़ें जो है ना वो देखते हैं। बेसिक में अच्छा, यहाँ से पहले ना इधर आएँ ज़रा, लास्ट में चलें, यहाँ पे, बल्कि इससे भी पहले इधर आएँ। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, जब आप वर्ल्ड मैप करेंगे ना, साथ ही आपने एक और चीज़ करनी है। आपने ना सम इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ ऑफ द कॉन्टिनेंट्स या सम इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड कर लेने हैं। कैसे, इस टेबल की तरह 2-3 पेज लेने हैं, 2 पेज ले लें, एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा के नहीं होंगे। आपने पूरी दुनिया के इकट्ठे कर लेने हैं। अब मेजर कौन से होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेजर है। मेजर वो होंगे जी, फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका, आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, ये वाले कंट्रीज, ईरान, क्योंकि आजकल जो मतलब अगर कोई क्राइसिस चल रहा है, इजराइल, उसके आपको प्राइम मिनिस्टर का पता होना चाहिए। अच्छा, ये आपने मेजर कंट्रीज़ निकाल लेनी है जहाँ पे कोई मेजर डेवलपमेंट हुई है, कोई वॉर हुई थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या कोई भी इस तरह का क्राइसिस हुआ था, या आपके कंट्री की उस कंट्री के साथ कोई डील हुई है, ठीक है। उनकी आपने ना एक लिस्ट बना लेनी है और आपने उसमें से क्या चीज़ें करनी है। नंबर 1, कंट्री का नेम लिख लेना है, उसका कैपिटल लिख लेना है, कैपिटल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, किंग है, वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन था वो भी आप लिख लेंगे, और उसका फॉरेन मिनिस्टर, ये आपको पता होने चाहिए। ये बेसिक चीज़ है, जब आप कोई कंट्री कर रहे हैं तो आपने इस तरह से टेबल बना के, जैसे आपकी इंडिया के साथ अभी वॉर हुई थी रिसेंटली, तो आपको उनके डिफेंस मिनिस्टर का भी पता होना चाहिए कि वो कौन है। आपको ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का भी पता होना चाहिए, और आपको यूएसए के फ्रेंड डिफेंस मिनिस्टर का भी पता होना चाहिए, जो अभी रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएसए और इजराइल और ईरान के बीच में, उसकी वजह से। सो ये तरीका है मेजर कंट्रीज़ को फाइंड आउट करना, और फिर उनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि उनके हेड्स हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, कैपिटल हो गया, इनको आपने देख लेना है। ये मेनली आपके क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकियों को खुद फाइंड कर लीजिएगा, या मुझे कमेंट कीजिएगा, बाकी भी मैं आपको करके शेयर कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं जी ज्योग्राफी पे। सबसे पहले देखें जी, अब हमने देखने हैं लार्जेस्ट आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये भी हमारी ज्योग्राफी के अंदर इस पर भी आइलैंड्स पे क्वेश्चन आ जाता है। आइलैंड कहते हैं किसको है, मैंने आपको पहले बताया, ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो कि पानी के अंदर है, मुकम्मल तौर पर हर तरफ से पानी है, उसके चारों साइडों से पानी ने इसको घिरा हुआ है, और उसके साथ कोई और लैंड मास कनेक्टेड नहीं है, उसे हम आइलैंड कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जी लार्जेस्ट आइलैंड्स। ये लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड हमने देखना है। सबसे बड़ा आइलैंड मैंने आपको पहले बताया था, नॉर्थ अमेरिका का आइलैंड है जी ग्रीनलैंड, जो कि सबसे बड़ा है। एक चीज़ ये आपने देख लेनी है। दूसरा, इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाती है, आपने देखना है कि ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर फिजिकली आता है, लेकिन पॉलिटिकली ये डेनमार्क की टेरिटरी है, और ये इसकी लोकेशन है जी। ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के साथ ये ग्रीनलैंड आता है, और ये नंबर 1 पर है। ये 10 गलती से लिखा गया, नंबर 1 पे है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। अगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर ना आता, कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन में ना आता, तो ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता और ग्रीनलैंड सेकंड नंबर पे होता है। बट हम ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट कंसीडर करते हैं, हम उसको आइलैंड नहीं करते। सो ग्रीनलैंड हमारा लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। और ये कहाँ पर है जी, हाँ, 2 चीज़ें,
किस कॉन्टिनेंट की टेरिटरी में आता है, यानी कि किस कॉन्टिनेंट का है, और दूसरा हमने देखना होता है किस ओशन के अंदर आ रहा है। तो ये जी आर्कटिक अटलांटिक ओशन के अंदर आ रहा है। इसकी नीचे वाली साइड पर अटलांटिक और ऊपर इसके साथ लगता है जी आर्कटिक ओशन। तो ये आर्कटिक अटलांटिक के अंदर आता है और नॉर्थ अमेरिका की फिजिकली उसके अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर जी न्यू गिनी है। न्यू गिनी कहाँ है जी, ये देखें, ये है जी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में न्यू गिनी है। ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है और ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है। और किस ओशन में आता है जी, पैसिफिक ओशन के अंदर आता है। फिर अगले आ जाएं जी बोर्नियो। बोर्नियो मैंने आपको बताया था एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है, ये थर्ड नंबर पर ये रहा बोर्नियो, एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। फिर अगेन ये किस टेरिटरी में आ रहा है, एशिया के कॉन्टिनेंट में, ठीक। उसके बाद जी मेडागास्कर। मेडागास्कर मैंने आपको बताया था अफ्रीका का लार्जेस्ट आइलैंड है, दुनिया का चौथे नंबर पे है। इसके बारे में 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, ये किसकी टेरिटरी में आता है जी, अफ्रीका की टेरिटरी है, अफ्रीका का आइलैंड है सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा बड़ा, और कौन से ओशन में आ रहा है जी, ये इंडियन ओशन की टेरिटरी के अंदर आ रहा है। इस तरह से आपने मेजर 5 जो हैं, फिर बेस 5 का भी आपको बता देती हूँ। बेफिन आइलैंड ये यहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पर है, ये है जी बेफिन आइलैंड, नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी के अंदर आता है, ठीक हो गया। और वैसे ये आर्कटिक ओशन में आएगा। इस तरह से करते करते जो मेजर 5 हैं आपने उनको कर लेना है, या 10 भी कर लें तो भी ठीक है। इस तरह से चार्ट बना लें, इसी के पिक्चर ले लें, ड्रॉ कर लें, एज इट इज़ स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी मर्जी। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड में नाउरू और मालदीव आते हैं। बस इतना ही याद कर लें, काफ़ी है, इंशाल्लाह इसमें आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें जी, हाँ ये यहाँ पर मैंने आपको 10 को आप देख लें, लार्जेस्ट ये रहा जी आपका डार्क पर्पल में ब्लू सॉरी रेड में ग्रीनलैंड दूसरे नंबर पे। अच्छा ये भी एक कंट्री जो कि आइलैंड पे है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है यूरोप का, दैट इज़ दी ग्रेट ब्रिटेन, यूके जो है ना ये पूरे का पूरा आइलैंड है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर इस तरह से करते करते ये सारे आप यहाँ से देख लें, न्यू गिनी सेकंड नंबर पे है, बोर्नियो थर्ड नंबर पे है, फिर मेडागास्कर फोर्थ पे है, फिफ्थ पे आपका ये बेफिन आइलैंड है, 6 पे आपका सुमात्रा, ये रहा ये, ठीक है जी, ये सारे आपने कर लेनी, यहाँ आपको डिटेल दी हुई है। अब हम चलते हैं जी, ये भी मैंने एक पिक्चर ऐड की थी, इसको भी देख लें मज़ीद आपके लाइक समटाइम होता है ना कि हम पिक्चर्स के थ्रू जो है ना चीज़ों को रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी आपने देख लेनी, ये भी आइलैंड से रेलिवेंट ही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी केनाल्स या इस्थमस जिसको हम कहते हैं। ये क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखें यहाँ से, ये रहा इस्थमस और केनाल क्या होता है। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड with water on both sides connecting two larger land mass। कैनाल क्या होता है, एन आर्टिफिशियल वाटर वे कंस्ट्रक्टेड फॉर नेविगेशन और इरिगेशन। शायद मैंने आपको, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जब अफ्रीका का कॉन्टिनेंट करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि एक बारीक सी ज़मीन की पट्टी है, ठीक है, और उसकी दोनों साइड्स पर पानी है। पानी इन अ सेंस के दोनों साइड्स पर या तो कोई ओशन होगा या दोनों साइड्स पर कोई सी होगा। जैसे कि स्विस कनाल वाली साइड पर 2 साइड्स पर क्या है जी, एक साइड पर उसके साउथ वाली साइड पर रेड सी है, नॉर्थ वाली साइड पर मेडिटरेनियन सी है, और बारीक ज़मीन की पट्टी है जो कि ईस्ट साइड से एशियन कॉन्टिनेंट को जोड़ती है और वेस्ट साइड से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जोड़ती है। सो वहाँ पर क्या किया गया कि एक वाटर वे जो है वो बनाया गया, आर्टिफिशियल वाटरवे, यानी कि खुद से उस ज़मीनी पट्टी के दरमियान में एक पानी यानी कि मेडिटरेनियन सी और रेड सी को जोड़ने के लिए, उन दोनों का कनेक्शन बनाने के लिए, ताकि ट्रेड इजी हो सके, एक कनेक्शन बनाया गया और रास्ता जो है ना वो क्रिएट किया गया। उसे हम कहते हैं जी इस्थमस या कैनाल। तो वो है जी आपकी स्विस कैनाल। इसमें इंपॉर्टेंट आपने क्या याद करना है जी, स्विस कैनाल किसको कनेक्ट करती है, ईस्ट साइड पर एशिया, वेस्ट साइड पर अफ्रीका को, और कौन से सीज़ को कनेक्ट करती है जी, रेड सी एंड मेडिटरेनियन सी को जोड़ती है, और इससे फिर दुनिया की 12% वर्ल्ड की जो ट्रेड है वो यहाँ से होती है, ठीक। अच्छा, इसकी आपने थोड़ी सी हिस्ट्री भी साथ में लिख लेनी है कि ये पहले किसके कंट्रोल में थी, इसकी कंस्ट्रक्शन किस डेट को हुई, किस साल में हुई, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन की थी किस इंजीनियर ने की थी उसका नाम, और फिर इजिप्ट ने इसके ऊपर कब्जा, लाइक इजिप्ट के कंट्रोल में ये कब आई। ये मेन चीज़ें जो है ना 3 जी आपने साथ में लिख लेनी है अपने नोट्स में, ठीक हो गया। इसके बाद जी दूसरा है जी पनामा कैनाल। पनामा कैनाल कहाँ है जी, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है, और ये एक तरफ से अटलांटिक ईस्ट साइड से और वेस्ट साइड से पैसिफिक, उनके दरमियान में एक वाटर वे जो है कनेक्शन बनाती है, और दुनिया की 5 to 6% की जो ट्रेड है वो पनामा से होती है, ये होती है। ये है जी पनामा कैनाल की एक पिक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया एक वाटर वे होता है, ये यहाँ पर है, ठीक। अच्छा, अगर समझ नहीं आई ना आपकी इसकी आपको, तो मैं ना नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में कर लूँगी। अभी मैं वीडियो को ना जल्दी से कवर करना चाह रही हूँ।
नेक्स्ट पे चलें। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पेनिनसुलास ऑफ द वर्ल्ड। अब पेनिनसुला क्या होता है ये देखें। मैंने आपको पहले भी बताया था, अ पीस ऑफ लैंड बॉर्डर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स बट कनेक्टेड टू अ लार्जर लैंड मास। इन सिंपल वर्ड समझे, ज़मीन का एक टुकड़ा है, ठीक है, जैसे कि ऊपर नज़र आ रहा है। ज़मीन का एक टुकड़ा है जिसकी 3 साइड्स पे तो पानी लग रहा है, राइट पे, लेफ्ट, मतलब कोई भी 3 साइड्स पे पानी लग रहा है, और उसकी जो चौथी साइड है, जैसे कि ये वाली साइड हो गई, ये एक बड़े लैंड मास के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि बड़े ज़मीन के टुकड़े के साथ जुड़ी हुई है। 3 ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो पानी में निकला हुआ हो, 3 साइड्स पे पानी लग रहा हो, लेकिन चौथी साइड बड़े लैंड मास से जुड़ी हो, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। आइलैंड हर तरफ से पानी में घिरा हुआ, पेनिनसुला 3 तरफ से पानी में घिरा हुआ। ठीक हो गया। अब चलें जी, अब हमने करना है जी मेजर पेनिनसुलास ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है जी? अरेबियन पेनिनसुला, ये आपको नज़र आ रहा है। इसे हम कहते हैं दिस इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड, और एशिया का भी लार्जेस्ट पेनिनसुला है। इसकी एक साइड पर रेड सी है, एक साइड पर इंडियन ओशन है या सऊदी अरेबियन सी आप कह सकते हैं, फिर दूसरी तरफ भी इसकी सी है, तीसरी तरफ। सो 3 साइड्स पानी में है, और जो चौथी साइड है ये वाली, वो मेजर लैंड मास से जुड़ी हुई है। सो वी कॉल्ड इट अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। होप सो क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरे नंबर पे आ गया जी इंडिया। इसको हम कहते हैं जी डेक्कन पेनिनसुला, दक्कन पेनिनसुला, क्योंकि इंडिया एक ऐसे कंट्री है जिसकी 3 साइड्स आप देखें इंडियन ओशन के अंदर निकली हुई हैं। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि हम इंडियन ओशन को इंडियन ओशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडिया ऐसा कंट्री है जिसकी मेजर जो बाउंड्री है वो इंडियन ओशन के साथ है, इसलिए उसको इंडियन ओशन कहा जाता है। अच्छा, हम ये देख रहे थे कि इंडिया जो है ना, एक कंट्री है, उसकी 3 साइड्स जो हैं वो पानी है, और वो किसके अंदर है जी? इंडियन ओशन की तरफ, यानी कि 3 साइड से पानी लग रहा है इसकी टेरिटरी, और जो चौथी साइड्स है चौथी साइड है वो बड़े लैंड मास यानी कि एशिया के साथ जुड़ी हुई है। सो हम इसे कहते हैं जी दूसरा बड़ा पेनिनसुला है जी, वो कौन सा है? दक्कन पेनिनसुला। इसी तरह से अच्छा, ये लिस्ट बनी हुई है, अगर आपको मेरे वर्ड की समझ आए ना, तो ये लिस्ट आपके पास बनी है। पहला अरेबियन, दूसरा दक्कन, तीसरा इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला। ये रहा इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला, यानी कि इंडिया और चाइना की टेरिटरी को अगर मिला के यहाँ पर देखा जाए तो इसकी 3 साइड्स पे जो पानी लग रहा है, इसे हम कहते हैं जी दिस इज़ द इंडो चाइनीज़ पेनिनसुला, जो कि 3rd वन है। अच्छा, इसके बाद जो 4th है दैट इज़ दी सोमालियन पेनिनसुला, जिसे हम हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। ये रहा जो सोमालिया है कंट्री अफ्रीका का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये बाहर निकला हुआ है। इसके ऊपर साइड पर भी पानी है, इस साइड पर भी पानी है, तीनों साइड से पानी लग रहा है, और चौथी साइड जो है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ी हुई है। सो दिस इज़ द 4th लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सोमालियन पेनिनसुला, इसे हम हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये लास्ट वाला नीचे वाला, इसे हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है लेब्राडोर पेनिनसुला, ये नॉर्थ अमेरिका, अच्छा इधर शायद नहीं है, यहाँ है, ये 5th नंबर पे लेब्राडोर पेनिनसुला। ये नॉर्थ अमेरिका का बड़ा पेनिनसुला है, अलास्का भी नॉर्थ अमेरिका का बड़ा एक पेनिनसुला है। अब हम चलते हैं जी, ये जो मैंने आपको स्किप करवाई थी स्लाइड, अब इधर आ जाए। अक्सर इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके मैक्सिमम पेनिनसुलाज हैं, 5 पेनिनसुलाज हैं जी यूरोप के। सबसे पहले देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा है नॉर्वे और स्वीडन नॉर्थ के अंदर, ये 2 कंट्रीज़ हैं। ये 2 कंट्रीज़ मिलकर क्या बनाते हैं? स्कैंडिनेवियन। इसका नाम ये नहीं आएगा नॉर्वे स्वीडन वाला पेनिनसुला, नहीं, वो आपसे पूछेगा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कौन सा है, या ये पूछेगा नॉर्वे स्वीडन वाला जो पेनिनसुला उसका नाम क्या है, दैट इज़ दी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ये लार्जेस्ट है, कहाँ का? यूरोप का बड़ा पेनिनसुला है। ये भी देखें, इसकी 3 साइड्स पे पानी है, एक तरफ नॉर्थ सी है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, और जो एक हिस्सा है ना इसका ये वाला, ये जाके फिर बड़े लैंड मास के साथ कनेक्टेड है। ये पहला पेनिनसुला। दूसरा इसका पेनिनसुला, ये देखें स्पेन और पुर्तगाल वाला जो पोर्शन है, इसके एक तरफ मेडिटेरेनियन है, यहाँ से फिर अटलांटिक, यानी कि 3 साइड से पानी है, और ये वाली साइड फिर लैंड मास से जुड़ी हुई है। सो ये भी एक बड़ा पेनिनसुला है यूरोप का, और हम इसे कहते हैं जी आइबेरियन पेनिनसुला। इनके नाम याद रखने हैं। स्पेन और पुर्तगाल वाला आइबेरियन है, और स्कैंडिनेवियन कौन सा था? नॉर्थ वाला नॉर्वे, स्वीडन वाला, समटाइम इसमें फिनलैंड को भी इंक्लूड किया जाता है। फिर उसके बाद इटालियन पेनिनसुला, ये इटली, जिसे आप बूट ऑफ यूरोप भी कहते हैं, इटली का एक पेनिनसुला है। ये सारे का सारा मेडिटेरेनियन सी में बाहर निकला हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है इटालियन पेनिनसुला कौन सा है, या उसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं। तो इसके अंदर आपका इटली, सैन मारिनो और वेटिकन सिटी जो है वो इंक्लूडेड है। और इसके साथ में ये भी लिखा हुआ है कौन से सीज इसके साथ बाउंड्री, मतलब किसने इसको घेरा हुआ है, वो सीज का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद ये है जी चौथा आपका
बाल्कन पेनिनसुला, ये बाल्कन पेनिनसुला में काफ़ी सारे आपकी कंट्रीज़ आते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, ये तमाम, ये पोर्शन आपका जो हो गया बाल्कन पेनिनसुला। और ये 5th वाला लास्ट जुटलैंड पेनिनसुला, जिसके अंदर डेनमार्क और ये लाइन बनी हुई है यहाँ पे, डेनमार्क जर्मनी वाला जो पोर्शन है ये है जी आपका जुटलैंड पेनिनसुला। होपफुली आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आई एम श्योर ये लेक्चर आपके लिए होपफुल रहा होगा, सॉरी आई मीन टू से कि आपके लिए लाइक फ्रूटफुल रहा होगा, होपफुली फ्रूटफुल रहा होगा। लेकिन आपको साथ में होप भी तो देगा ना, इतना सारा डाटा आपको एक साथ मिल गया, खुद से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम श्योर जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आप उस तरह से खुद से मैप्स बनाएंगे और उनके ऊपर सारा डाटा फिर यहाँ से लेके लिख लेंगे, क्योंकि डाटा मैंने अभी रिसेंटली ही निकाला है, 2026 मई का ही डाटा है। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अच्छा जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी, उसके अंदर हम तमाम जो है स्ट्रेट्स वो सब कर लेंगे, डैम्स करेंगे, चैनल्स करेंगे, उसके अंदर हम सारे के सारे इस्तमस हमने कर लिए, बेस करेंगे, गुल्फ्स करेंगे, मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे वाटरफॉल्स रह गया, जो हमारे तमाम के तमाम सीज़ हैं, मेजर सीज़ हैं, इस तमाम चीज़ें जो रिमेनिंग है ना वर्ल्ड जियोग्राफी से रेलिवेंट हैं और जो रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इंशाल्लाह। 2 से 3 वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप की सीरीज़ है वो कवर हो सके और आप इस काबिल हो जाएं कि ये 2-3 वीडियोस देखने के बाद आप अपना जो वर्ल्ड जियोग्राफी का पोर्शन है उसको पूरा कर लें, कवर कर लें इंशाल्लाह। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहें और अच्छे से पेपर की तैयारी करें। मैं लास्ट में आपको ये हमेशा कहती हूँ कि यही आपकी ज़िंदगी के 6 महीने या 12 महीने हैं जिसमें आपने मेहनत करनी है। उसके बाद आपका वो फेज़ स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपको आपके इन 6 या 12 महीनों की मेहनत का फल मिलेगा। तो यहाँ पर कंजूसी ना कीजिएगा, ठीक है। आपकी अगली पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है कि इन 6 महीनों में डिग्री हासिल करने के बाद आपने कितनी मेहनत की थी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।